गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेहतरीन करंट अफेयर्स, आप उसको लिखिए भी, साथ साथ लिखिए और उसके जो फैक्ट है ना 2 4 5 वो आप जरूर लिखा करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको उस तरीके से लिखिए और तैयार करिए। चलिए आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आरएसएस के वरिष्ठ केशव राव दत्तात्रेय का निधन हो गया। इसके वरिष्ठ जो है प्रचारक थे, है ना, क्या थे? वरिष्ठ प्रचारक। आरएसएस के सबसे सीनियर, इसको बोलते हैं वरिष्ठ प्रचारक। नाम था केशव राव दत्तात्रेय। इनका निधन हो गया है ना। यह किस राज्य से थे? ये किस राज्य से थे? तो ये थे महाराष्ट्र से। जैसे कि अभी हमने कल वाले परसों वाले करंट अफेयर्स में करवाया था कि अभी कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश से, कानपुर से थे वो, है ना। तो ऐसे याद रखना है। तो केशव राव दत्तात्रेय महाराष्ट्र से थे और आरएसएस के वरिष्ठ क्या थे? प्रचारक रहे हैं, है ना। तो इनके बारे में तो एक प्रश्न हो जाएगा। मेन बात यह है कि आरएसएस के बारे में जानिए। आरएसएस, तो मैं चाहूंगा आप लोग आरएसएस के बारे में फुल जानकारी लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। याद रखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में, है ना। कहां हुई थी? तो ये हुआ था, स्थान कहां था? नागपुर में। नागपुर में इसका मुख्यालय भी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से याद होना चाहिए आप लोगों को। केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और इसी दिन क्या था? दशहरे के दिन। किस दिन? नागपुर में हेडगेवार ने दशहरे के दिन, दशहरे के दिन, है ना, दशहरे के दिन इसकी स्थापना की थी। ये बात भी याद रखेंगे। नागपुर में हुआ और इसका मुख्यालय जो है ना, मुख्यालय इसका कहां है? तो ये है नागपुर में। अभी इसके आरएसएस के जो अभी हेड हैं, जो प्रमुख हैं, कौन है? मोहन भागवत प्रमुख, आरएसएस प्रमुख। आरएसएस प्रमुख कौन है? मोहन भागवत। ये याद रखिएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को, आरएसएस के बारे में जानिए। 1925 में, बहुत पुरानी है। 100 साल इसको 2-3 सालों में पूरे होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहां है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के जो सीएम है ना, सीएम, ये है एकनाथ शिंदे। और ये किस पार्टी से है? शिवसेना, है ना। किस पार्टी से? एकनाथ शिंदे। और इसके डिप्टी सीएम कौन है? कौन? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। अभी देखेंगे हवा से पानी बनाने वाला, हवा में जो नमी था उससे पानी बनाने वाला एक नया डिवाइस आया है जिसका क्या नाम है? मेघदूत। और मेघदूत क्या करेगा? हवा से पानी बनाएगा। और ये कहां लगा है? मुंबई में 6 स्टेशनों पर लगा है। प्रतिदिन वो 1000 लीटर पानी जो है साफ कर देगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब पैसे से मिलेगा वो, है ना। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स बताया। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में ही पहली बार हवा में जो नमी है उससे पानी बनाने वाला डिवाइस मेघदूत का क्या किया गया? मुंबई के 6 स्टेशनों पर लगाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल
प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया आलिया भट्ट को। सही उत्तर क्या होगा इसका? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसका सही जवाब होगा। कौन सा अवार्ड है? देखिए, स्मिता पाटिल अवार्ड। और यह किस लिए दिया गया? सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। सिनेमा में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो आलिया भट्ट 29 बढ़ती जो है 29 वर्ष की है आलिया भट्ट। इनको ये दिया गया है, 29 वर्ष की हैं ना। ये जरूरी नहीं है, बस वैसे याद कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आलिया भट्ट को यह दिया गया है। आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। ये बात याद रखेंगे। कौन देता है ये अवार्ड? अवार्ड देने वाली संस्था कौन सी है? तो अवार्ड देने वाली संस्था कौन सी है? प्रियदर्शनी अकादमी की 38वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान आलिया को सम्मान दिया गया है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। प्रियदर्शनी अकादमी के 38वीं समारोह में सिनेमा में उनकी सराहनीय योगदान के लिए, है ना। तो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये एक प्रश्न बनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। AIBD की अध्यक्षता किस देश को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है ना। AIBD भी हम बात करेंगे, AIBD क्या है ना। तो यह भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी और उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। AIBD की अध्यक्षता, है ना, भारत को 1 वर्ष के लिए और दे दिया गया। अब देखिए AIBD क्या है ना। AIBD तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में, है ना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये जो ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए एक संस्था है, इसको बोला जाता है एशिया पैसिफिक, है ना, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD। यहां मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं, AIBD। इसका होगा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, है ना, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ये पूरा नाम है AIBD। तो इसका अध्यक्ष भारत था। अब भारत का कार्यकाल अध्यक्षता का 1 साल बढ़ा दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष भारत था और अब इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ना। तो भारत को अब 1 वर्ष और इसका अध्यक्ष रहेगा। याद रखिएगा आप लोग AIBD का। अभी AIBD के अध्यक्ष कौन है? यह है मयंक कुमार अग्रवाल। AIBD
के अध्यक्ष, ये आप याद रखिएगा, मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं एआईबीडी के, जिसका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एआईबीडी का यह विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय सूचना प्रसारण अनुराग ठाकुर ने किया था इस सम्मेलन का उद्घाटन। एआईबीडी के लिए इसका सम्मेलन अभी इसका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। जिसका उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। तो एआईबीडी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अध्यक्ष कौन है? इसका कार्यकाल भारत के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? आसान सा और बेहतरीन प्रश्न। कौन सा पदक जीता है बजरंग पुनिया ने? तो बजरंग पुनिया ने जीता है कांस्य पदक, है ना। कौन सा पदक जीता है बजरंग पुनिया ने? कांस्य पदक जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। कांस्य पदक बजरंग पुनिया के द्वारा जीत लिया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2022 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था, है ना। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बजरंग पुनिया ने जीत लिया कांस्य पदक। अब बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में, है ना, 65 किलोग्राम भार वर्ग में प्यूर्टोरिको के सेबेस्टियन रिवेरा को सेबेस्टियन रिवेरा को 9-11 से हराया। 11-9 से, सॉरी, इनको जीता है, आगे लिखेंगे। 11-9 से हराया। 11-9 से हराया, है ना, जो कांस्य मेडल के लिए हो रहा था। 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। तो प्यूर्टोरिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराया और इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में क्या कर लिया? कांस्य पदक जीत लिया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का यह चौथा पदक है। इन्होंने 2013, 18 और 2019 में भी कांस्य पदक जीता था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, यहां पे लिखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पुनिया का, बजरंग पुनिया का चौथा पदक। अब इन्होंने इसके पहले कहां कहां जीते हैं? इन्होंने जीता था 2013 में, 2018 और 2019 में।
2013, 2018, 2019 में, है ना, जीत चुके हैं। और इस बार का जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें विनेश फोगाट के बाद ये दूसरा पदक अभी इसमें आया है, दूसरा पदक है इस साल का, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया, है ना। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, एक बात ये लिख लीजिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बजरंग पुनिया है, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बजरंग पुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको लिख लेंगे और सही तरीके से देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य की सरकार छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे, है ना, नियम लाने जा रही है। नो बैग डे नियम, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके वजन से ज्यादा तो बस्ता लेके चलते हैं वो, तो नो बैग डे मतलब सप्ताह में एक दिन वो क्या करेंगे, बैग लेकर नहीं जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? खाने की टिफिन लेके जाएंगे। सिर्फ क्या लेके जाएंगे? खाने की टिफिन लेकर जाएंगे एक दिन। तो यही क्या गया है, नो बैग डे, एक दिन मनाया जाएगा। 5 दिन की क्लास होगी और एक दिन बिना बैग के जाएंगे, इसी को आ गया नो बैग डे। और ये कहां होगा? तो ये होगा बिहार में। ऐसा जो पहली बार भारत में हो रहा है और ये काम बिहार कर रहा है, नो बैग डे, बिहार, है ना। तो 5 दिन की पढ़ाई होगी और 5 दिन की पढ़ाई के बाद एक दिन सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र केवल लंच बॉक्स लेके जाएंगे। 5 दिन की पढ़ाई होगी। सप्ताह में कम से कम एक दिन केवल लंच बॉक्स लेकर ही जाना होगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों का बस्ता ढोने से थोड़ा सा जो है निजात मिल जाएगा। 5 दिन पढ़ेंगे और सप्ताह में कम से कम एक दिन केवल लंच बॉक्स लेकर जाएंगे बच्चे, और इसी को बोला गया नो बैग डे, किसी एक दिन बनाया जाएगा। तो बिहार की सरकार इस तरीके के नियम लगाने जा रही है। इसका क्या उद्देश्य है? छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह की नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों को शामिल करना है, उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालना है ना। तो इस तरीके किया जा रहा है, तो इसी को बोला जा रहा है नो बैग डे। बिहार की राजधानी बहुत ही प्राचीन है, पटना, जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पटना, इसी को बोलते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, है ना? पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? तब पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है, सीएम नीतीश कुमार है, याद रखिएगा आप लोग, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बिहार जो है एक तरीके से पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार के जो है साक्षरता सबसे कम है। साक्षरता यहां पर क्या है, अगर हम शिक्षा की बात करें, सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता सभी राज्यों में। इतना नहीं, पुरुष साक्षरता भी यहां सबसे कम है, महिला साक्षरता भी यहां कम है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका? वाल्मीकि। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। टाइगर रिजर्व भी है ना, बिहार।
बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इतना बढ़िया और शानदार प्रश्न है कि आपके परीक्षा में जरूर आएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किन लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया है ना? किन लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? किसको किया है? राधिका बत्रा भारत की हैं, जारा जोया अफगानिस्तान की, वेनेसा नकाटे युगांडा की, उर्सुला वॉन डेर लियोन ये यूरोपीय संघ की हैं। इन चारों लोगों को मिला है। आपके पास ये विकल्प है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी को दिया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तरफ से ग्लोबल गोलकीपर्स गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं। 4 लोगों को दिया गया है, ये चार लोगों को दिया गया है ना? इनको क्यों दिया गया है? राधिका बत्रा कौन है? गैर लाभकारी संगठन एवरी इवेंट मैटर्स की सह संस्थापिका है। वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के उनके काम को पुरस्कृत किया गया है। वंचित वर्ग के बच्चों को, एक गैर लाभकारी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता, बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया। जारा जोया कौन है? जारा जोया एक पत्रकार हैं अफगानिस्तान की मकी पत्रकार जारा जोया। कहानियां बताने में उनके प्रतिबद्धता इसलिए पुरस्कृत किया गया है। ये जारा जोया जो है मक्की पत्रकार, कहानियां बताते हैं। वेनेसा नकाटे युगांडा एक अफ्रीकी देश है, जलवायु कार्य करती है। वेनेसा नकाटे क्या है? जलवायु, ये सब याद रखेंगे। कार्य, जलवायु कार्यकर्त्री है ना, जलवायु पर काम करने वाली है वेनेसा। उर्सुला वॉन डेर लियोन ये यूरोपीय संघ की क्या है? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियोन, है ना। इनको किस लिए दिया गया है? तो दुनिया में शांति कायम करने के लिए, सामाजिक क्रांति लाने के लिए, है ना। दुनिया में इनको, दुनिया में अध्यक्ष हैं, सामाजिक क्रांति लाने के लिए इनको दिया गया है ना। तो सामाजिक क्रांति लाने के लिए उद्देश्य से उर्सुला वॉन डेर लियोन को यह पुरस्कार दिया गया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फ्रेंच गेट्स द्वारा 2022 का ग्लोबल गोलकीपर्स पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रगति की हो। उन्हीं को दिया जाता है ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वालों को, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वालों को, दिया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया हो, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आप जरूर याद रखिएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस, राइनो किसको बोलते हैं? गैंडा। विश्व गैंडा दिवस किसे मनाते हैं? तो विश्व राइनो दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 सितंबर को, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। क्यों मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस? राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीकों राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इनके लिए, इनको बचाने, उनके अतिरिक्त इनके तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राइनो की प्रतिवर्ष, राइनो की प्रजातियों
को बचाने एवं इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है ना, ये प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाते हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। राइनो की 5 प्रजातियां होती हैं। इस बार की इसकी थीम क्या है? 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। इस बार का इसका थीम क्या है, विषय क्या है? विषय है ना, इसका विषय है। विषय आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात होगा इसका। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर इसका जो है थीम है, आप लोग याद रखिएगा। इसी थीम के साथ वर्ल्ड राइनो डे मनाएगा। 5 मतलब 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर थीम के साथ यह दिन मनाया गया है, गेंडों को उनके जीवन के खतरा से बचाने और इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार के राइनो कौन होते हैं? ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर 100 राइनो, सुमात्रान राइनो और जावा राइनो। तो 5 प्रकार के राइनो हैं। पहली बार इसे 2010 में विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा मनाया गया था। इसके बाद 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो 2 बातें यहां पे और हम लिखेंगे। 2010 में WWF है ना, वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन इसको बोलते हैं, है ना, विश्व वन्य जीव कोष फंड, विश्व वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा मनाया गया। पहली बार उन्होंने मनाया, लेकिन 2011 से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो केवल 2010 में WWF ने मनाया। इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF के द्वारा 2010 में मनाया गया। लेकिन पूरी दुनिया में 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है वर्ल्ड राइनो डे। 2022 में इस थीम के साथ मनाया गया है। ये इसके लिए मनाया गया 5 प्रजातियों को बचाने के लिए 22 सितंबर को, है ना। भारत में एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? तो भारत में एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है, और कुछ जो है प्रजातियां उसके जो पाई जाती है बंगाल वगैरह में पाई जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा और लगभग जो है असम में काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? नया ट्रस्टी तो ये नियुक्त किया है रतन टाटा को। ये इज द राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके का एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न पूछ लिया गया, मैंने बताया था। सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी किसे बनाया गया है? सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी नरेंद्र मोदी। अब देखिए, केंद्र सरकार ने जो कोरोना के पहले पीएम केयर्स फंड बनाए थे, जिसमें लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपया उसमें आया था, तो उसी पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसे बनाया? रतन टाटा को, है ना। ट्रस्टी उससे पैसा नहीं खर्चेगा, बस उसका देख रेख करने वाला होता है, तो रतन टाटा को बनाया है। और इसमें 2 लोग और हैं, इसके ट्रस्टी में 2 लोग और हैं। सरकार ने रतन टाटा को पीएम केयर फंड का बना दिया है ट्रस्टी। अब देखिए, इनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, इनको भी, और एक और है पूर्व लोकसभा का पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा, लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया
मुंडा को, है ना, ट्रस्टी बनाया गया है, ट्रस्टी बनाया गया है। तो रतन टाटा मेन है। रतन टाटा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज केटी थॉमस है, इनको भी शामिल किया गया है, ट्रस्टी बनाया गया है। और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को भी ट्रस्टी बनाया गया है। तो ये दो और लोग हैं टाटा के साथ। पीएम केयर्स फंड कब बनाया गया था? कोरोना महामारी के बाद, है ना, पीएम केयर्स फंड बनाया गया था 2020 में। कोरोना महामारी के कारण शुरुआत के कुछ दिन के बाद की गई थी। फंड की शुरुआत 2020 में ही हुई थी। इस फंड में 7,032 करोड़ 2020-21 में पीएम केयर फंड में 7,032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। अभी भी इसमें बहुत सारा पैसा है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, रतन टाटा, करिया मुंडा और केटी थॉमस, ये दोनों लोगों का नाम है। तो ये तीनों लोग इसमें आ जाएंगे, ये, है ना। तो चूंकि ये इसमें पहले से बनाया गया था, अभी रतन टाटा को बनाया गया है, तो ये तीनों ही इसमें आ जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? आसान सा प्रश्न है। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब का, चेन्नई ओपन 2022 महिला एकल, इसको हम लेते हैं ओपन 2022, ये जो है महिला एकल, है ना, का खिताब किसने जीता? तो ये चेक गणराज्य की लिंडा फ्रुहबिर्टोवा इन्होंने जीत लिया है। चेक गणराज्य के हैं। किस देश की है? चेक गणराज्य। चेन्नई ओपन, है ना, जो टेनिस टूर्नामेंट है। चेन्नई ओपन किसका खेल है? टेनिस का है, टेनिस टूर्नामेंट है। चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी हैं लिंडा फ्रुहबिर्टोवा, उन्होंने इसको जीता है, याद रखिएगा। चेन्नई ओपन खिताब 2022 इन्होंने किसको हराया? तीनों ने हराया है सीड मैग्डालिनेट से ना, सीड मैग्डालिनेट, इसमें ये नाम है। ये लिंडा ने इनको हराया, सीड मैग्डालिनेट को हराया और जीता, खिताब जीत लिया चेन्नई ओपन का, जो चेक गणराज्य के हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। भारत में हुआ है टेनिस टूर्नामेंट, भारत का भी अपना टूर्नामेंट होता है। लिंडा फ्रुहबिर्टोवा, मैं एक बार और बताता हूं, इन्होंने सीड मैग्डालिनेट को हराकर खिताब जीत लिया। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई में स्केल ऐप लॉन्च किया है? चेन्नई में, देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई में, कहां पर, और स्केल ऐप लॉन्च किया है? कहां पे लॉन्च किया है? तो ये आपको याद रखना होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत के शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं। इन्होंने स्केल ऐप क्या किया है? लॉन्च किया है। अब ये स्केल ऐप में है क्या, है ना, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री चेन्नई में स्केल ऐप लॉन्च किया। स्केल का पूरा नाम क्या है? स्केल का पूरा नाम क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय, लेदर एम्प्लॉय, है ना, लेदर एम्प्लॉयज, याद रखेंगे। ये इसका पूरा नाम है। पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसमें पूछा भी जाता है ए का क्या मतलब है, एल का, ऐसा प्रश्न आ भी रहे। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय, ये चमड़ा उद्योग और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए है। चमड़ा उद्योग और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए, ध्यान रखेंगे।
यह एंड्रायड ऐप का विकास लेदर स्किल सेंटर काउंसिल द्वारा किया गया है। विकास, यह ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप याद रखेंगे, यह ऐप लेदर स्किल, यह ऐप लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल, सेक्टर काउंसिल, लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा विकसित किया गया है। विकसित किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, है ना, कि यह ऐप किसने बनाया? तो लेदर, यहां से लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा। स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मकसद क्या है? चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन करने के तरीके बदलना। ये चमड़ा उद्योग प्रशिक्षुओं के लिए सीधा मतलब क्या है? यह ऐप चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के प्रशिक्षुओं के लिए है। उनमें सुधार करने, उनको सिखाने बताने, उनको डिजाइन में सुधार करने, ये सब के लिए किया गया है। याद रखिएगा, चमड़ा उद्योग के प्रशिक्षुओं के लिए ये ऐप किया गया है। तो ये सारी बात याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, ये हैं शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान है, कौशल विकास एवं उद्यमिता, शिक्षा, तो दो मंत्रालय इनके पास हैं। धर्मेंद्र प्रधान। भारत में चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ये एक अनुसंधान केंद्र आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहां पर लिखता है भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां है? कानपुर। भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां है? ध्यान रखिएगा, भारत में एक ही जगह है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है? ते भी कानपुर ही है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो इसको भी लिखेंगे आप कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर में ही है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। तो सारी बातें आप लोग याद कर लेंगे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का हो जय हिंद, जय भारत।